अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के ख़त्म कर चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 10th क्लास का जो है लेसन नंबर 6, हम आज उसकी ऑब्जेक्टिव का डी पोर्शन करेंगे। इससे पहले मैं ये अनाउंस कर चुका था कि नेक्स्ट टाइम हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, और डी पोर्शन जो कि रह गए थे ये ग्रामर से रिलेटेड है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं जी। लेसन नंबर 6, इसके डी पोर्शन पे चले जाइए। तो इस वक्त जो पॉइंट नंबर 15 है, सेंटेंस नंबर 15, द मैन कंप्लेंट दैट देयर वाज नो ब्रेड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, अब अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है द मैन कंप्लेंट। इसके आगे ऑप्शंस हैं, ए डिपेंडेंट क्लॉज, बी इंडिपेंडेंट क्लॉज, सी रिलेटिव क्लॉज और डी एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसमें स्टूडेंट आप ए पे बी पे अंडरलाइन कीजिए इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कंजंक्शन के बाद क्लॉज होती है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, एक्सेप्ट, बिफोर, आफ्टर, इफ वगैरह से ये स्टार्ट होती है। तो इसमें द मैन कंप्लेंट, जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पे टिक कीजिए बी पे। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए पॉइंट नंबर 16, द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट। इसमें ऑप्शन है, ए सिंपल सेंटेंस है ये, बी कंपाउंड सेंटेंस है, सी कॉम्प्लेक्स है और डी सिंपल कंपाउंड है। सी में कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड है और डी सिंपल है। एनीवे इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? इसकी वजह यह है कि दो सेंटेंसेस सो के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। कंजंक्शन सो इस्तेमाल हुई है यहाँ, तो उसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया हुआ है, दैट्स व्हाई ये कंपाउंड सेंटेंस है। नंबर 17 क्या चाहिए? फ्लाइंग अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट सीम्स अ लिटिल डेंजरस। द अंडरलाइन फ्रेज इज फ्लाइंग अबव द लेक। अब इसमें फ्लाइंग जो है अबव द लेक, ये ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए ये इंफिनिटिव फ्रेज है, बी जेरेंट फ्रेज है, सी प्रपोजिशनल फ्रेज है और डी नाउन फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स ये जेरेंट फ्रेज होगी, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब आईएनजी फॉर्म नाउन के मानी देती है तो हम उसे जेरेंट बोलते हैं। अब चूंकि ये जेरेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट पे मुश्तमिल है, फ्लाइंग जेरेंट है, ये आईएनजी फॉर्म है, नाउन के मानी दे रहा है, और अबव द लेक ये ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंट होगा। तो ये जेरेंट फ्रेज पे आप टिक कर लीजिए, यानी बी पोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, द सोल्जर्स रिकैप्चर्ड द प्रिजनर्स। द अंडरलाइंड वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी कॉन्क्रीट नाउन और डी कलेक्टिव नाउन। इस सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन वर्ड जो है आप सोल्जर्स कर लीजिए और एक ऑप्शन इसमें बढ़ा लीजिए कॉमन नाउन के नाम से। कॉमन नाउन किसी भी चीज का आम नाम होता है, जबकि प्रॉपर नाउन जब किसी चीज, शख्स या जगह का खास नाम होता है। कॉमन नाउन किसी चीज, शख्स या जगह का आम नाम होता है। आप इसमें ऑप्शन एक अलहदा से बनाइए और कॉमन नाउन पे उसे टिक कर लीजिए, कॉमन नाउन लिख के उसे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है जी नंबर 19, they had been trying to contact their parents for days when they finally succeeded. What tense is this? ऑप्शन देखिए, इसमें had been और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस डी वाला ऑप्शन है, तो उसे आप टिक कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लेसन नंबर 7 पे मूव कर जाइए। नेक्स्ट जो आपके नोट्स पे आपको जो प्रोवाइड किया गया है उसमें लेसन नंबर 7 और उसका डी पोर्शन है, बिकॉज
he was late, he missed the first period. अब इसमें आपने बताने में ऑप्शंस आगे दिए हैं, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें बिकॉज वाले हिस्से को अगर आप अंडरलाइन कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है। बिकॉज ही वॉज लेट, इससे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसके अंदर आगे ऑप्शंस हैं डिपेंडेंट क्लॉज, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके आगे है रिलेटिव क्लॉज और देन है रिफ्लेक्सिव क्लॉज। तो इसमें ए वाला डिपेंडेंट क्लॉज आप इस पर टिक लगाइए, क्योंकि जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है क्लॉज उसे डिपेंडेंट क्लॉज अपने रखना है। आगे नंबर 16, हु इज द मैन एट द डोर। द अंडरलाइन वर्ड इज an। हु इज द मैन एट द डोर, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें हु ये अंडरलाइन वर्ड है, इसे अंडरलाइन कीजिए। हु जो है यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि क्वेश्चन वर्ड भी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, दैट, विच, ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु उस वक्त होता है जब हु के बाद एक क्लॉज आए। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई ब्रदर, या हु फिक्रे के दरमियान द मैन के बाद आया, और ये अपने से पहले मैन को हु के बाद जो फिक्रे का हिस्सा है ना उसके साथ रिलेट करता है, इसलिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हु सेंटेंस के बीच आए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन अगर हु से क्वेश्चन शुरू हो जाए जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। हु अंडरलाइन कीजिए और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका आंसर अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट 17 पॉइंट है जी, द वॉचमैन ब्लू हिज विसल। द अंडरलाइन वर्ड इज an। आगे आप ऑप्शंस हैं ए इंट्रांजिटिव वर्ब, बी ट्रांजिटिव वर्ब, सी रेगुलर वर्ब और डी इरेगुलर वर्ब। स्टूडेंट्स याद रखिए, इस सेंटेंस में लिखता हूं बोर्ड पे, द वॉचमैन ब्लू हिज विसल। इसमें ये आपका वर्ब है ब्लू। ब्लू ये सब्जेक्ट है जी और ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ब्लू वर्ब है ये। स्टूडेंट्स अगर तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इसको यूटीआर साथ लिख लिए छोटा सा। अगर वंस अगेन सुनिए, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम उस वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें एक ऑप्शन रेगुलर और इरेगुलर का भी है। याद रखिए, अगर आप एक वर्ब फॉर्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लुक, इसका पास्ट में आता है लुक्ड, पास्ट में आता है लुक्ड, ईडी लगा के पास्ट बन जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा के बनेगा लुक्ड। अगर एक वर्ब की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगा के बन जाए तो हम उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। इसे रेगुलर वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर एक वर्ब की पास्ट यानी सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ईडी लगा के ना बने तो हम उसे कहेंगे इरेगुलर वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म
प्रेजेंट, वेंट पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसको साफ तौर पे बोलते हैं, गॉन पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। आपने देखिए ये ईडी लगा के नहीं बन रही, इसलिए हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब। ये इररेगुलर वर्ब होगा जी। अब ये जो ब्लू है ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है और ब्लो ब्लू ब्लोन इररेगुलर वर्ब भी है। तो आप ट्रांजिटिव पे टिक कर लीजिए क्योंकि आपने एक आंसर टिक करना है, तो ट्रांजिटिव पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद ऑप्शन है दैट इज आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। आई एम अफ्रेड, आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। अब जी इसमें अंडरलाइन वर्ड है, जो आपने अंडरलाइन करना है वो है टू स्पेंड। इसके मुतल्लक आप ये बताइएगा कि ये ऑप्शन में जेरेंट है, बी ये पार्टिसिपल यहां लिखा है, आप लिख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे है एडवर्ब है या इंफिनिटिव है। तो स्टूडेंट्स टू स्पेंड को अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करने के बाद आप देखिए कि ये इंफिनिटिव है, डी ऑप्शन इंफिनिटिव। अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसे बोलते हैं इंफिनिटिव, तो ये इंफिनिटिव होगा। इसके बाद जी लास्ट सेंटेंस है he had gone before I returned। what tense is this? ये कौन सा टेंस है? तो स्टूडेंट हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म होती है तो वो आप पढ़ चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये जी पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी ए ऑप्शन जो है उसे आपने टिक करना है। और यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम दोबारा मिलेंगे और इसी को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे के अंदर जो नेक्स्ट ऐसे आप ज़्यादा कर चुके हैं उससे अगला ऐसे हम करेंगे, यहाँ पॉइंट्स बनाएंगे आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट एन ऐसे। ओके देन टिल देन अल्लाह हाफिज़।